नमस्कार, आप देख रहे हैं आचरण न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीवा शर्मा। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। नहीं रहे उद्योगपति रतन टाटा। रतन टाटा को मिले भारत रत्न, महाराष्ट्र कैबिनेट ने केंद्र से की मांग, प्रस्ताव पारित। सपा मुखिया अखिलेश यादव का बयान, बना रहेगा सपा और कांग्रेस का गठबंधन। जम्मू कश्मीर में कल होगा सरकार गठन का दावा पेश। भारत ने बांग्लादेश पर दर्ज की बड़ी जीत। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। नहीं रहे उद्योगपति रतन टाटा, अंतिम दर्शन के लिए उमड़े लोग। आज 4 बजे होगा अंतिम संस्कार। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा अब नहीं रहे। 86 साल की उम्र में उन्होंने बुधवार रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को मुंबई के नेशनल सेंटर पर परफॉर्मिंग आर्ट्स हॉल में रखा गया है। यहाँ 4 बजे तक लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। शाम स्कूल राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत बड़े व्यापारिक घरानों ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। उनका निधन देश के लिए बड़ी क्षति है। आज भी देशवासियों के लिए टाटा का मतलब देश का नमक होता है। रतन टाटा के अंदर वे सारी खूबियां थीं। पिछले कई दशकों में उन्होंने टाटा समूह को अपनी छवि के अनुरूप डाला और भारतीयों के बीच अपना भरोसा कायम रखा। टाटा समूह में नमक से लेकर स्टील, सॉफ्टवेयर से लेकर ऑटोमोबाइल और विमानन तक के कारोबार के दायरे का विस्तार किया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह का राजस्व 40 गुना बढ़ गया। 1991 में वह टाटा समूह की मूल कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष बने और 2012 तक इसका नेतृत्व किया। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे रतन टाटा नवल टाटा और सोनी टाटा के पुत्र थे। टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के बेटे रतन जी टाटा के परिवार ने नवल टाटा को 13 साल की उम्र में गोद लिया था। नवन और सनी जब वैवाहिक जीवन से अलग हुए तब रतन टाटा की उम्र सिर्फ 10 साल थी। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण और पद्मा भूषण से सम्मानित किया। रतन टाटा को मिले भारत रत्न, महाराष्ट्र कैबिनेट ने केंद्र से की मांग, प्रस्ताव पारित। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने गुरुवार को एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से आग्रह किया कि वह दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को उनकी उपलब्धियों के सम्मान में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित करे। आपको बता दें कि रतन टाटा का मुंबई में निधन हो गया। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पद्म विभूषण रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मंत्रिमंडल ने रतन टाटा के निधन पर शोक प्रस्ताव भी पारित किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार रात कहा कि उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार राज्य सरकार ने रतन टाटा के सम्मान में 1 दिन का शोक घोषित किया है। इससे पहले एक्स पर एक पोस्ट में सीएम शिंदे ने कहा था कि 2008 के मुंबई हमले के बाद रतन टाटा द्वारा दिखाए गए दृढ़ संकल्प को हर कोई हमेशा याद रखेगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि रतन टाटा का निधन देश के लिए बड़ी क्षति है। सपा मुखिया अखिलेश यादव का बयान, बना रहेगा सपा और कांग्रेस का गठबंधन। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। सपा द्वारा बुधवार को इनमें से 6 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद सपा और कांग्रेस के गठबंधन के बरकरार रहने को लेकर उठ रही आशंकाओं के बीच अखिलेश का ये बयान महत्वपूर्ण माना जा सकता है। यादव ने इटावा के सफाई में अपने पिता मुलायम सिंह यादव की दूसरी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कांग्रेस से गठबंधन जारी रहने की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर कहा, आज समय नहीं है इस पर चर्चा का, मगर जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है तो मैं कहना चाहूंगा कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। सपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पराजय के 1 दिन बाद बुधवार को उपचुनाव वाली 10 में से 6 सीटें फूलपुर, मजवा,
करहल, कटहरी, मिल्कीपुर और सीसमाऊ पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। कांग्रेस उनमें से फूलपुर और मझवा सीटों पर दावेदारी कर रही है। ऐसे में सपा और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। सपा और कांग्रेस ने इंडिया के तहत पिछला लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करते हुए सपा ने उत्तर प्रदेश में 37 और कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार के बारे में पूछे जाने पर यादव ने कहा, हरियाणा चुनाव पर चर्चा अभी करना ठीक नहीं है, जब हम मिलेंगे तो चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर में कल होगा सरकार गठन का दावा पेश। 13 या 14 अक्टूबर को शपथ ले सकते हैं सीएम। जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन जल्दी होने वाला है। इंडिया गठबंधन का 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात करेगा और सरकार गठन का दावा पेश करेगा। शपथ ग्रहण समारोह 13 या 14 अक्टूबर को होने की संभावना है। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण करेंगे, लेकिन राज्य सरकार में कोई उप मुख्यमंत्री नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव कांग्रेस को उप स्पीकर का पद मिल सकता है। कांग्रेस की ओर से डूरू सीट के विधायक जीए मीर या प्रदेश अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा में से किसी एक को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बाद विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन ने 39 सीटों पर जीत हासिल की। इस गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे ज्यादा 42 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को 6 और सीपीआई को 1 सीट मिली। बहुमत का आंकड़ा 46 है। 8 अक्टूबर को आए चुनाव परिणामों में भाजपा ने 29 सीटें जीती, जो पिछले चुनावों की तुलना में 4 सीटें की वृद्धि है। हालांकि भाजपा के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंद्र रैना नौशेरा सीट ने एनसी के उम्मीदवार से करीब 8000 वोटों से हार गए और उन्होंने पार्टी हाईकमान को अपना इस्तीफा सौंप दिया। भारत ने बांग्लादेश पर दर्ज की बड़ी जीत। 3 मैचों की सीरीज को 2-0 से किया अपने नाम। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 86 रनों से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। घरेलू मैदान में खेलते हुए भारत ने अपनी लगातार 7वीं टी20 श्रृंखला जीतने का गौरव हासिल किया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नीतीश कुमार रेड्डी और रिंकू सिंह के तूफानी अर्धशतकों की मदद से 221 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। बांग्लादेश की टीम इस लक्ष्य के जवाब में 135 रनों पर ही ढेर हो गई। बांग्लादेश के लिए महमूदुल्लाह रियाद ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाए, लेकिन उनकी कोशिश भी टीम की हार का अंतर कम करने में सफल नहीं हो सकी। नीतीश रेड्डी ने न केवल 74 रन बनाए, बल्कि 2 विकेट भी लिए। खास बात यह है कि भारत के लिए इस मैच में कुल 7 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की और सभी को सफलता मिली। बांग्लादेश का स्कोर 19 ओवर के बाद 8 विकेट पर 125 रन था, जिससे भारत की जीत महज एक औपचारिकता बन गई थी। महमूदुल्लाह रियाद ने 37 गेंदों पर 40 रन बनाकर खेल रहे थे और उन्होंने 3 छक्के भी लगाए थे। इस मैच में नीतीश रेड्डी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना पहला अर्धशतक लगाया और इसके साथ ही पहला विकेट भी लिया। बांग्लादेश ने 120 रनों पर 8 विकेट खो दिए थे, जिसके बाद उनकी 20 ओवरों में केवल 135 रन ही बना सके और इस प्रकार भारत ने एक मजबूत प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।